अब देखिए, ये कहानी तो सिर्फ मूवीज में ही देखने को मिलती है कि एक बच्चा जो है स्लम से निकला और वो मिलियनर बन गया। बट रियल लाइफ में इनकी जो परेशानी है इसे कोई नहीं समझ सकता अनटिल और अनलेस आप अपने आप को इनकी पोजीशन में रख के ना देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। यहाँ पर हम इस इंडेक्स की हाइलाइट्स को तो समझेंगे ही, साथ ही साथ हम जानेंगे कि भारत में पॉवर्टी के क्या कारण हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स रन की है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। इसके अलावा आपके लिए दो चीज़ें और हैं, एक आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया है इस वीडियो में, और दूसरा आपका एक मेंस का क्वेश्चन है जो 2016 में यूपीएससी ने पूछा था, मैंने वो भी लास्ट में रखा है सो दैट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कोशिश कीजिए कि जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको अपने आंसर में मेंशन करने हैं, आप उन्हें भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इससे हमारे बीच में इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी रहेगी, और जिन्होंने भी अच्छे पॉइंटर्स लिखे होंगे मैं उनके कमेंट को लाइक करूंगा। आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। अब यहाँ पर आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको इसको आंसर करना है। वैसे तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो 100% आप इसमें से इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जिन्होंने पहले इसके बारे में पढ़ा हुआ है वो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं। आइए अब सबसे पहले जानते हैं हमारे एक प्रोग्राम के बारे में और फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है 7 नवंबर को, जिसमें लाइव क्लासेस रहेंगी 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं dpp.onlyis.in पे। देखिए, एनसीईआरटी आपकी फाउंडेशन का काम करती है जो कि आपकी यूपीएससी जर्नी को काफ़ी सरल कर सकती है। तो आशा करता हूँ जिनको भी इस कोर्स की ज़रूरत हो तो वो यहाँ पर dpp.onlyis.in पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है और कैसे इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम बात करें इस इंडेक्स की तो आपको यह समझना होगा कि यहाँ पर सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर फोकस किया गया है पहली बार, और इसमें हम मेजर करते हैं कि कितने इंस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देखने को मिल रही है आपको इन 100 देशों में। इसे पहली बार लॉन्च किया गया था 2010 में, जहां पर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। इसमें इन जनरल 3 डायमेंशंस को कवर किया गया है। अब ये 3 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 डायमेंशन फर्दर 10 इंडिकेटर्स में डिवाइडेड हैं, सभी की अलग अलग वेटेज रहती है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं जो जिनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। पहला, इंसिडेंस, कि पॉवर्टी के कितने इंसिडेंस यानी हेड काउंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और दूसरा कितनी इंटेंसिटी है पॉवर्टी की। अब जैसे मान लीजिए एक 100 लोगों की पॉपुलेशन है, अब इसमें अगर मैं देखता हूं कि कितने लोग पॉवर्टी के नीचे आते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहां पर मैं इंसिडेंसेस को मार्क कर रहा हूं। अब ये जो लोग हैं, मान लीजिए ये 20-21 लोग हैं, अब ये 20-21 लोग जो हैं इनमें से इंटेंसिटी सबकी अलग होगी। हो सकता है जैसे पॉवर्टी लाइन में मैं कहता हूं कि एक दिन में अगर कोई इंसान 500 रुपए कमा रहा है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो 400 भी कमा रहे होंगे, कुछ 450 भी कमा रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 100-200 रुपए भी कमा रहे होंगे। तो ये इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। तो यहां पर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इस चीज को भी कैलकुलेट करते हैं। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है, बट एक चीज जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि पॉवर्टी क्या होती है। देखिए, अगर इसे सरल भाषा में समझाना चाहूं तो पॉवर्टी एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर इंसान अपनी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाता है। अब बेसिक नीड में क्या आ जाती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर इंसान अपनी इन बेसिक नीड को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसे कहते हैं पॉवर्टी। एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, जहां पर आप एक दूसरे की तुलना में दूसरे की गरीबी को काउंट करते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पे, जैसे अंबानी की तुलना में अगर आप मुझे देखें तो मैं रिलेटिवली यहां पर अंबानी से गरीब हूं।
तो आपको ये समझना होगा कि रिलेटिव पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं तो दो पर्सन की इनकम को हम कंपेयर कर रहे हैं, या दो कंट्री भी हो सकती है, यहाँ पे दो स्टेट्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किसका कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि पॉवर्टी क्या है, जब इंसान अपनी बेसिक नीड को पूरा ना कर पाए। अब यहाँ पर अगर आप 3 डायमेंशंस को चेक कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, तो ये आ जाता है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, जहां पर आप अलग अलग डायमेंशन के तहत पॉवर्टी को नापने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें अलग अलग कौन से 10 इंडिकेटर हैं, इसे भी समझ लेते हैं। अब जैसे हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपके 2 इंडिकेटर आते हैं, एक न्यूट्रिशन और दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी। न्यूट्रिशन मतलब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि लोगों में कितने माल नरिशमेंट देखने को मिल रही है। इसमें जैसे कैल्शियम की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है, या और भी किसी मिनरल की कमी हो सकती है लोगों में। दूसरी चीज आती है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब जो 100 लिविंग बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे मर जाते हैं, इसके बारे में हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा जो आपका मेजर पिलर है दैट इज एजुकेशन। अब इसमें पहला इंडिकेटर आ जाता है आपका ईयर इन स्कूलिंग, मतलब कितने साल स्कूल में लगाए गए हैं। दूसरा आ जाता है स्कूल अटेंडेंस, मतलब कितने दिन स्कूल जा रहा है। अब इसके बाद तीसरा आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें आपके 6 इंडिकेटर आते हैं, जैसे कुकिंग फ्यूल कैसा है, सैनिटेशन फैसिलिटी है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, हाउसिंग, एसेट, इन सभी को हम यहां पर काउंट करते हैं। अब यहां इन तीनों को 1/3 आपने क्या दे रखी है, वेटेज दे रखी है। अकॉर्डिंगली ये आगे सब डिवाइडेड है। तो अगर हम बात करें वेटेज की, तो यहां पर न्यूट्रिशन, मोर्टेलिटी, स्कूलिंग, इनकी जो वेटेज है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट से। इन टोटल जब हम इन 10 इंडिकेटर को देखते हैं एक साथ, इसी को कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें हर एक कंट्री के जो लोग हैं उनकी वेटेज निकाली जाती है और उसके अकॉर्डिंगली कंट्री को रैंक किया जाता है। अब यहां आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में समझना होगा। सबसे पहले देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वो है जहां पर आप ये देखते हैं कि 1/3 से ज्यादा, मतलब कि इन इंडिकेटर्स में से 1/3 से ज्यादा अगर कोई पर्सन डिप्राइव्ड है, मतलब जैसे न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा, ईयर ऑफ स्कूलिंग अच्छी नहीं है, और मान लीजिए एक और 2 चीजों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, सैनिटेशन एंड ऑल, तो यहां पर आप किस में आ जाएंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर। इसके साथ साथ एक और चीज भी होती है आपकी, दैट इज एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर पर्सन 50% ऑफ इंडिकेटर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसे कह देते हैं हम एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब वर्ल्ड ओवर अगर हम देखना चाहें कि किस तरह से अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग एरिया परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहां मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के शिकार हैं, और इसमें से ऑलमोस्ट 50% आपके किस में आ जाते हैं, सीवियर पॉवर्टी के अंडर। और यहां पर अगर हम बात करें, वर्ल्ड की 83% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका और साउथ एशिया में रह रही है। इवन अगर यहां पर एक और चीज जो आप याद कर सकते हैं, जहां पर आप सोशल जस्टिस या सोसाइटी के किसी आंसर को लिख रहे हैं, तो उसमें यह भी बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो इस साल के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें 50% जो है ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से कम रही है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलमोस्ट 83% जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका और इंडिया में देखने को मिल जाते हैं, साउथ एशिया में। तो यहां पर आप देखिए कि ये सहारा वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट, प्लस ये साउथ एशिया वाला ये वाला जो पूरा बेल्ट है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 83% यानी कि 800 मिलियन लोग यहां पर सर्वाइव करते हैं पॉवर्टी के अंडर। और ऐसा क्यों है? देखिए, इस एरिया में आपको पॉवर्टी ज्यादा इसलिए देखने को मिलती है बिकॉज यहां पर वाटर जैसे रिसोर्सेज भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। और वाटर कम होने की वजह से लोग एग्रीकल्चर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो फ्रीक्वेंटली इन एरिया में फमाइन्स आते हैं, जिसके कारण यहां पर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की। दूसरी चीज, वाई साउथ एशिया? अब यहां पर आप देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है और लोग यहां पर महज 70-75 सालों से ही आजाद हैं। मतलब मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि ब्रिटिश एरा के एक्सप्लॉयटेशन के बाद इनके पास अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि अपने आप को उस तरह से डेवलप कर सकें। और दूसरी चीज, जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो दैट्स व्हाई जैसे आप अफगानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, इन एरिया में फ्रिक्वेंटली आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से भी
इस एरिया की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहती है। अब ये तो बात होगी वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की। इंडियन पर्सपेक्टिव अगर डिस्कस करें, हमने महज 10 सालों के अंदर 400 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अब यहां पर इतने सारे लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए भारतीय सरकार ने क्या किया है? जैसे न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए आप देखिए पोषण अभियान चलाया गया है। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम भी है। साथ ही साथ आपको पता होगा चाइल्ड मोर्टेलिटी के लिए भी हमने काफ़ी स्कीम्स निकाली है, जननी सुरक्षा योजना एंड ऑल, जहां पर हमने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के ऊपर फोकस किया और बच्चों की नरिशमेंट के ऊपर भी फोकस किया। अब अगर बात की जाए एजुकेशन की, तो एजुकेशन में भी हम काफ़ी रिफॉर्म लेके आए हैं। अब जैसे भारत में लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट का मेजर कारण था उनके लिए अलग से बाथरूम ना होना, तो स्वच्छ भारत अभियान के अंडर हमने वो बाथरूम बनाने की कोशिश की है। साथ के साथ मिड डे मील के साथ हमने प्रमोट की है एजुकेशन। इसके अलावा हमने अपने फंडामेंटल राइट्स में भी ऐड किया कि राइट टू एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। तो ओवरऑल हमने स्कूलिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ किया है। ऑल्दो यहाँ पर आप एक दो चीज़ें और भी लिख सकते हैं, जैसे एकलव्य स्कूल जहाँ पर हमने एसटी कम्युनिटी को टारगेट किया, देन माइनॉरिटी के लिए मदरसेज एंड ऑल, इन चीज़ों को हमने प्रमोट किया है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखने की, लड़कियों के लिए भी हमने कस्तूरबा गांधी स्कूल्स की कहीं ना कहीं फाउंडेशन रखी है। तो ये आपके एजुकेशन फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने लिया है और जिसके कारण इंडिया में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब कुकिंग फ्यूल की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा उज्ज्वला योजना है जो हमने स्टार्ट की थी, जहां पर एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह और गैस कनेक्शन दिए गए थे लोगों को। सैनिटेशन को इंप्रूव करने के लिए हमने फोकस किया है स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर, अर्बन एंड रूरल। इसके बाद अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए तो हमने जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई है और साथ के साथ हमने जल जीवन मिशन भी लॉन्च किया है। टैप वाटर हम हर घर में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस ऑल ओवर इंडिया इंक्रीज किए हैं। देन हाउसिंग में आप प्रधानमंत्री आवास योजना को लिख सकते हैं, और जैसे अमृत योजना है और भी बहुत सी, जवाहरलाल नेहरू योजना वगैरह, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। बट अभी के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री आवास योजना है जो कि अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में चल रही है। अब बात की जाए एसेट्स की, तो एसेट्स के ऊपर इतना कोई खास एफर्ट किया तो नहीं गया है, बट अगर आपको फिर भी कोई स्कीम याद आती हो तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए, इतने एफर्ट्स करने के बावजूद एक शॉकिंग सच ये भी है कि अभी भी भारत के अंदर लगभग 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर है पुअर का। अगर हम बात करते हैं ग्लोबली, हमारे बाद नाइजीरिया का नंबर आता है जिसमें ऑलमोस्ट 50% आपको कम लोग देखने को मिलते हैं। 2/3 हमारे पास ऐसे हाउस होल्ड देखने को मिलते हैं जहां पर एटलीस्ट एक इंसान घर में ऐसा होगा जिसमें न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलती है। अब उदाहरण के तौर पे यहां पर मैं आपको महिलाओं के प्रति ध्यान ले जाना चाहूंगा आपका, जहां पर आप ये देखते हैं कि अनीमिया जो है महिलाओं में पहले की तुलना बढ़ गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लिखा गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। फिर अगर हम बात करें अनीमिक होने के साथ साथ प्रॉब्लम एक और भी है, कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है महिलाओं में, जिसके कारण उनकी हड्डियां कमजोर है। अब हमें प्रॉब्लम तो दिख रही है, अब इस प्रॉब्लम का कारण क्या है इसे समझ लेते हैं हम। देखिए, अगर हम बात करें पॉवर्टी इंडिया में क्यों है, तो इसके कई पर्सपेक्टिव है। जैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, हिस्ट्री के एंगल से देखने की बात करें, तो आप देखिए कुछ जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जहां पर मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं वुमेन की और एससी कम्युनिटी की। क्यों? क्योंकि इन्हें सालों से एक्सप्लॉइट किया गया है। दूसरा हिस्टोरिकल एंगल की बात करें तो यहां पर आप लेके आ सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्यों यहां पर मैं इनकी बात कर रहा हूं? क्योंकि इन्होंने भी इंडिया को बहुत सालों तक लूटा था, जिसके कारण भारत में लोगों की एजुकेशन लेवल कम हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, और इसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी के जो इंसिडेंस हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो गए। अब दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है आपका जोग्राफिकल। अब जोग्राफिकल क्यों? अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है अवेलेबल आपके पास, बिकॉज जोग्राफिकली ये काफ़ी आइसोलेटेड एरिया है। अगर हम आइलैंड्स की बात करें, अंडमान एंड निकोबार में जो हमें देखने को मिलते हैं, तो वहाँ भी सेम प्रॉब्लम है। अगर हम राजस्थान की बात करें, वहाँ पर पैदावार कम होती है, बिकॉज रेगिस्तान है, वहाँ पर डेजर्ट है वहाँ पे, इस वजह से ये जोग्राफिकल प्रॉब्लम में आ जाती है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो जोग्राफी के ऊपर डिपेंड करते हैं और जिनकी वजह से
आपको पॉवर्टी देखने को मिलती है किसी इलाके में। अब इसी तरह से आपको इन्वायरमेंटल कॉजेज भी देखने को मिलते हैं। अब इन्वायरमेंटल कॉजेज क्यों? अब जैसे अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली किसी एरिया में आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे आप दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए। दिल्ली अगर आज से 50-60 साल बाद की हम बात करेंगे, यहाँ पर लोगों को कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो रिलेटिवली हायर होंगे, बिकॉज यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत गंदी है। तो आपको ये समझना होगा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर भी पॉवर्टी डिपेंड करेगी, बिकॉज आउट ऑफ पॉकेट जहां पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो वहां पर लोगों का पॉवर्टी के अंडर आना थोड़ा लाजमी हो जाता है। अब इसी में आप एक और फैक्टर डाल सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर। ऑल्दो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बहुत निकाली हैं, बट गवर्नेंस एक प्रॉब्लम है। गवर्नेंस में भी अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशली आपकी प्रॉब्लम आती है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, जहां पर आप प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप नहीं करते हैं और जिसके कारण आप अल्टीमेटली ये देखते हैं कि पॉलिसी ढंग से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाती है ग्रास रूट लेवल पे। इसके अलावा करप्शन भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से भारत में पॉवर्टी ज़्यादा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी कहते थे कि भारत में किसी स्कीम में अगर हम 1 रुपया डालते हैं तो अधिकांश जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन में चला जाता है। इसके अलावा आप और भी डायमेंशंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे सोशल डायमेंशन, जहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है लोगों के बीच में। अब ये कास्ट के बेस पे भी हो सकता है, रिलीजन के बेस पे भी हो सकता है, जहाँ पर कुछ लोगों को काम और रोजगार नहीं मिल पाता है प्रॉपरली, जिसके कारण वो पॉवर्टी में चले जाते हैं। देन इंडिया में इकोनॉमिक रीजन सबसे बड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी फार्मिंग एंड ऑल। अब यहाँ पर हमारी जो फार्मिंग है वो डिपेंडेंट है मॉनसून के ऊपर। अब मॉनसून आए साल इरेटिक होता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसके कारण आप ये देखते हैं कि भारत के अंदर बहुत से किसान गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। दूसरी चीज यहाँ पर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर हमने फोकस नहीं किया, यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई, जिसके कारण हमारे यहाँ पर इतना रोजगार अवेलेबल ही नहीं है लोगों के लिए। और अभी लोगों में उस तरह के स्किल्स भी नहीं, यानी एजुकेशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है। ऑल्दो जब हम बात करते हैं पॉवर्टी की तो आपको यह समझना होगा पॉवर्टी एक विशियस साइकिल है। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान पॉवर्टी में है तो वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। अब अगर वो इंसान हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा तो यहां पर जो उसकी इनकम होगी वो कम रहेगी। अब क्योंकि उसकी इनकम कम है तो इसके कारण वो फिर से पॉवर्टी में चला जाएगा। तो ये एक तरह का एक विशियस साइकिल है जहां पर लोगों के पास इनकम कम है, जिसके कारण आप ये देखते हैं कि लोग पॉवर्टी से बाहर आ भी नहीं पाते। तो गवर्नमेंट को अभी हाल फिलहाल में फोकस इस चीज पे करना चाहिए कि कैसे लोगों के अंदर हम स्किल डालें ताकि आने वाले समय में हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और लाखों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल सकें। अभी जो नंबर हम देख रहे हैं जिनको हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है ये वेरी कर सकता है। ऑल्दो गवर्नमेंट इस चीज को क्रिटिसाइज कर रही है कि ये जो आपका इंडेक्स है ये ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है भारत की, क्योंकि इसमें से काफी चीजें आप देखेंगे कि 2019 के कोविड से पहले इसका 71% सर्वे हो चुका था भारत के अंदर, बचा हुआ 29% पोस्ट कोविड टाइम में हुआ है, और जिसके कारण ये ट्रू पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है भारत की, क्योंकि भारत ने बहुत सी स्कीम्स चलाई थी जैसे पीडीएस स्कीम एंड ऑल, जिसमें फ्री राशन बांटा गया था लोगों को। और यहां पर ये इंडिया के कंटेक्स्ट में रिपोर्ट शायद गलत हो सकती है, ऐसा भारतीय सरकार का कहना है। ऑल्दो इस चीज में कोई दुराया नहीं है, जहां पर 2005 में हम ये देखते थे कि भारत के अंदर ऑलमोस्ट 55% पॉपुलेशन ऐसी थी जो पॉवर्टी के नीचे आती थी। अब ये इंसिडेंस कम होके 16% पे आ चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हमने 50% पॉपुलेशन को इस पॉवर्टी से निकाल लिया है। अब ये सुधार एक आधे इंडिकेटर में नहीं देखने को मिल रहा है, ये सभी 10 में देखने को मिल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स को रन किया है जिसके थ्रू एक्चुअल में इनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। बट इसमें थोड़ा समय लगता है, ऑल्दो इसका रिजल्ट आपको आने वाले 2-4 सालों में देखने को मिलेगा भी, और अच्छे से हम इंप्रूव कर भी पाएंगे। बट हाल फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो हमें 3-4 चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि जब तक एक देश में इकोनॉमिक और सोशल राइट नहीं होंगे किसी के पास, तब तक आप पॉलिटिकल राइट को सिक्योर नहीं कर सकते किसी इंसान के लिए। तो अगर हमें
वाकई में फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करना है भारत के अंदर, तो हमें फोकस करना होगा कि हम कैसे लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल सकें, क्योंकि पॉवर्टी सबसे बड़ी दुश्मन है ह्यूमैनिटी के लिए। अब इसमें आप एक कोट को इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, क्योंकि यहां पर इंसानों के शोषण होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे आप देखते हैं कि अर्बन एरिया में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे स्लम्स की प्रॉब्लम। अब ये क्यों देखने को मिल रही है, बिकॉज लोगों के पास रहने के लिए अच्छे घर नहीं है, वहाँ पर सैनिटेशन, हाइजीन, इन सभी तरह की परेशानी देखने को मिलती है। वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर भी अच्छे से नहीं मिलता। तो इन टोटल वो प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं। इसके अलावा जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर कई बार आपको ऐसे इंस्टेंस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर बच्चों के हाथ पैरों को म्यूटिलेट कर दिया जाता है और उसके बाद उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो एक्चुअल में एक इंसान की वर्नेबिलिटी टू फोल्ड इंक्रीज हो जाती है अगर उसकी सोशो इकोनॉमिक राइट्स को आप सिक्योर नहीं करें। तो इसी वजह से भारतीय संविधान के चौथे पार्ट में हमने डीपीएसपीज को जगह दी है, ताकि हम इंश्योर कर सके कि भारत की जनता को ना केवल पॉलिटिकल राइट मिले बल्कि उन्हें सोशो और इकोनॉमिक राइट्स भी मिले। ऑल्दो आज़ादी के समय पर हमारे पास इतना पैसा नहीं था, पर्याप्त पैसा नहीं था जिससे हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके और इसे पार्ट 3 में रख सकते। लेकिन अभी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकें। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं जो 2016 में यूपीएससी ने आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिख सकें। देखिए, भारत में एक मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है। इनइक्वालिटी मतलब आप ये देखेंगे कि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं बढ़ती महंगाई के कारण, और अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इसके अलावा भारत में रोजगार की भी कमी रहती है, जिसके कारण लोगों को अपनी बेसिक नेसेसिटी को भी कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।